भारतीय मुसलमान होने के नाते आपको डर लगता है भारत में क्या? जी देखिए, ये सवाल अनीस जी मुझसे जब भी कोई करता है तो मुझे मतलब हंसी भी आती है इस सवाल के ऊपर, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दुख भी होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश जिसमें अब मुसलमान तो खैर अब नंबर्स के हिसाब से माइनॉरिटीज भी नहीं है। जिस वक्त देश का विभाजन हुआ था उस वक्त हम लोग माइनॉरिटीज थे, तो हमें माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था। अब तो माशाल्लाह अब 130 करोड़ पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 20-30 करोड़ मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटी भी नहीं है। लेकिन जो बहुत कम तादाद में भी जो माइनॉरिटीज हैं, पारसीज हैं, और भी बहुत तरह की माइनॉरिटीज है, ज्यूज के साथ कभी परसिक्यूशन नहीं हुआ, जिन लोगों के साथ पूरी दुनिया में परसिक्यूशन हुआ उनके साथ कभी इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ। हमारी नेशनल एथॉस ही ऐसी नहीं है जो किसी के साथ वायलेंस किया जाए या किसी भी तरह का कोई ह्यूमन राइट वायलेशन भी इस देश में कभी हुआ हो। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। फिर भी बहुत दुख होता है जिस तरह का नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ और मैं पूरे पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस दुनिया में कहीं कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे पूरे वकार के साथ, पूरी इज्जत, पूरे सम्मान और पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हुए मुसलमान एकदम हक के साथ रहते हैं। तो ये बहुत गलत नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। डर तो छोड़िए, मैं बहुत फक्र के साथ रहती हूँ अपने देश में एज एन इंडियन मुस्लिम। तो किसको फिर दोष दिया जाएगा इन चीज़ों का, इस पूरे एक फेयर मॉन्गरिंग का, एक फेक नैरेटिव बिल्डिंग का, इसको किसको दोष देंगे फिर हम, किसको कसूरवार ठहराएंगे? जी देखिए अनीस जी, ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है। इसमें दो तरह की पावर्स काम करती हैं, जिसको मैं धर्म सत्ता और राज सत्ता का खेल कहती हूँ। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, या मैं तो कहती हूँ कि जब से हमारे देश का विभाजन हुआ है, तब से अब तक मोस्टली उन पॉलिटिकल पार्टीज का राज रहा इस देश के ऊपर जिन्होंने अपनी सत्ता की कुर्सी हमेशा एक स्पेसिफिक फेथ को अपीज करके संभाली हुई है। तो उन लोगों के पास सत्ता में रहने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उनको अपलिफ्ट नहीं करना था। उन्होंने एक तबके को, यानी कि मुसलमान तबके को जानबूझ के अनपढ़ रखा, कमजोर रखा, दबा हुआ, कुचला हुआ रखा, और उनके कंधों पे चढ़ के हमेशा अपनी राजनीति करी है। तो वो लोग इतना बौखला गए हैं, क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जो भी आपके चैनल के माध्यम से मैं जिन मुस्लिम्स को ये लग भी रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में मुसलमानों के साथ कुछ बुरा हो रहा है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि 2014 में सेंटर में मोदी गवर्नमेंट आई है। 5 साल वो पहली सरकार के, और अब दोबारा आने के बाद भी 1 साल हो चुका है। तो 6 साल आप लगा लीजिए, 2020 में हम बैठे हैं। अभी तक परसिक्यूशन तो छोड़िए, कुछ बुरा तो छोड़िए, हमेशा मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम हो रहा है। माइनॉरिटी का जो एक माइंडसेट बना दिया गया था एक मुस्लिम कम्युनिटी का कि तुम डरे रहो, तुम एक विक्टिम कार्ड खेलते रहो, क्योंकि डरा हुआ इंसान हमेशा एक सपोर्ट ढूंढता है। वो सपोर्ट ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती हैं, वो सपोर्ट बन के मुसलमानों को यूज करती थी। तो वो विक्टिम माइंडसेट से मुसलमानों को निकालने का काम मोदी गवर्नमेंट में हो रहा है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, बोलते हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए मुसलमान बच्चे के, उसको दीन की और दुनिया की दोनों की तालीम मिलनी चाहिए। स्कॉलरशिप्स मिल रही है मुसलमान बच्चों को, मुस्लिम लड़कियों की शादियों में शादी शगुन दिया जा रहा है। तो मतलब हर तरह का मुसलमान के अपलिफ्टमेंट के लिए काम हुआ है मोदी गवर्नमेंट ने। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज बौखला गई हैं, क्योंकि इनका जो राजनीति करने का जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। मेरिट्स पे तो जीतने का मादा है नहीं इनके पास, इलेक्शन मेरिट पे सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो इस वजह से बौखला के ये वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम्स है, ताकि एक देश में एक अनार्की फैली रहे और एक अराजकता का माहौल फैला रहे और दोबारा उनके सत्ता में आने की चांसेस बन जाए। दूसरी एक पावर है जो ये नैरेटिव सेट कर रही है नीज जी, वो है धर्म सत्ता। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद इस्लामिक सोसाइटी 2 पार्ट्स में बट गई थी। एक है स्पिरिचुअल इस्लाम, एक आध्यात्मिक इस्लाम जो मोहब्बत की बात करता है, प्यार की बात करता है, देशभक्ति की बात करता है, तो सुकून की, चैनो अमन की बात करता है। और एक इस्लाम का वो सेक्ट जिसको इस्लाम का नाम देना भी गलत है, जो कि पॉलिटिकल इस्लाम है, जो सिर्फ तलवार की नोक पे सत्ता फैलाने वाला इस्लाम है, जो हुजूर की विरासत को हथियाने वाले लोग हैं या हुजूर की नस्लों को खत्म करने वाले लोग हैं। वो एक आतंक वाली जो मानसिकता है, वो जो सेक्ट है, उस सेक्ट ने इस्लामिक सोसाइटी को बहुत हद तक हाईजैक कर लिया है। और उन लोगों का एजेंडा इस्लामिक स्टेट बनाने का है पूरी दुनिया में।
स्पेसिफिकली उनका एजेंडा जो ग़ज़वाए हिंद है, जो हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, उनका एजेंडा ही है हमारे कल्चर से तोड़ना। और क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट हमारी संस्कृति की बात करती है, हमारे इतिहास की बात करती है, भारत को उसकी पुरानी कल्चरल हेरिटेज से जोड़ने की बात करती है, तो ये लोग धर्म सत्ता वाली भी जो पावर्स हैं, ये भी एक एंटी बीजेपी नैरेटिव चलाती हैं, क्योंकि उनका काम है भारतीय मुसलमान को भारत से तोड़ना। इसमें वायलेंस की बात हम नहीं करते हैं, ना वायलेंस को प्रमोट करते हैं, ना इस्लाम वायलेंस को प्रमोट करता है। तो क्या हम अपने 1400-1500 साल पहले वाले इस्लाम को भूल कर अब तलवारों और नेज़ों वाली इस्लाम की बात करेंगे, वायलेंस की बात करेंगे? क्या हम अपने मसीहाओं को, डॉक्टरों को पत्थर मारेंगे जो हमें बचाने के लिए कोरोना से आते हैं? ये कौन से मुस्लिम हैं जो कि मुट्ठी भर शरपसंद तमाम मुसलमानों का इस वक्त एक इमेज को वो ख़राब कर रहे हैं? और ये चैलेंज है सबके लिए कि इसको हमें गलत साबित करना है और उसकी पिक्चर, असल तस्वीर, रूह जो है उसके साथ दिखानी है हमें लोगों को, और आप जैसे लोगों को इस पर बात करनी है। जी जी जी, अनीस जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहुत तकलीफ होती है देख के कि चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो कि कट्टरवादी या आतंकवादी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों ने पूरे समाज को इस कदर हाईजैक कर रखा है कि जो लोग रेडिकल नहीं भी हैं, वो या तो डर के मारे नहीं बोल पाते उन लोगों के आगे, या फिर वो इग्नोरेंट हैं, या फिर उनको पता ही नहीं, इस्लामिक हिस्ट्री नहीं जानते हैं। तो जो इस तरह के जो अनपढ़ मुसलमान है, इलिटरेट मुसलमान या इग्नोरेंट मुसलमान बोलना मैं बेहतर समझूंगी, क्योंकि कई बार आप पढ़े लिखे लोगों को भी देखते हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, अच्छे, बहुत तालीम याफ्ता लोग एकदम ऐसे अंधे हो जाते हैं इस्लाम का नाम जब ले दो, तो वो जो ब्रेन वॉशिंग होती है वो इतनी जबरदस्त ये लोग एक स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं। वो एक अलगाववाद हमेशा से एक मुस्लिम माइंड में बचपन से डाला जाता है, जो एक मुसलमान बच्चे को हमेशा दूसरे फेथ से, दूसरे पंथ से अलग करता है। तो उसका सोल्यूशन मुझे लगता है कि देखिए, हम लोगों को एक तो इस्लाम का जो अरबीकरण हो गया है, हम लोग कितने मुस्लिम्स ऐसे हैं जो कुरान को मायने से पढ़ते हैं, हम लोग वर्सेस रट लेते हैं, अरबी में रट लेते हैं, नमाज भी हम पढ़ते हैं। कितने लोग हैं जिन्हें हमें पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो मुझे ये लगता है कि, और जो ये लोग इस्लाम के, मैं इनको ढोंगी आशिक बोलती हूँ, जो इस्लाम के ढोंगी आशिक हैं, वो लोग कभी चाहते नहीं है कि एक मुसलमान सच्चे इस्लाम से जुड़े, तो वो कभी भी अरबीकरण खत्म नहीं होने देना चाहते। तो मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन ये भी है कि हम मुस्लिम्स, इस्लाम, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो पढ़ सकते हैं, वो इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, कुरान को मायने से पढ़ें, अपनी लैंग्वेज में पढ़ें। दुनिया की सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होने वाली किताब है कुरान शरीफ, तो अपनी लैंग्वेज में पढ़िए, उसको समझिए, और जो लोग नहीं समझ सकते उनको समझाइए, उनको प्रॉफिट की लाइफ के बारे में बताया जाए। आप एग्जाम्पल देखिए अनीस जी, कि वो इस्लाम जिसमें पाकी नापाकी की इतनी बात होती है कि यूरिन की अगर एक बूंद भी आपके कपड़ों पे पड़ जाएगी तो आप नापाक हो जाएंगे, वहां पे बॉटल्स में यूरिन कर करके आप केलों पे छिड़क रहे हैं, आप कहीं थूक रहे हैं, कहीं आप डॉक्टर्स के साथ, पुलिस वालों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप उन प्रॉफिट की नस्लें अपने आप को दिखा रहे हैं जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाले की भी तबीयत पूछने जाया करते थे। आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब इस्लाम जो है वो मौलाना साद जैसे लोगों के हाथ में है, जिन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो जाएं उस इज्तिमा में, और फिर वहाँ से वो पूरे हिंदुस्तान में फैले, और वहाँ कोरोना को लेकर वो गली गली, गांव-गांव में चले गए, और फिर वही रहनुमा। और ये सबसे बड़ा डिलेमा है जो कि मुसलमानों को समझना होगा कि जो उनके लीडर, सो कॉल्ड लीडर होते हैं, जो उनके रहबर होते हैं, वो कभी आगे नहीं आते, वो कभी अपने बच्चे को जंग में शहीद होने के लिए नहीं भेजते, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। मौलाना साहब सबसे पहले जो है आइसोलेशन और क्वारंटीन में चले गए, वो मफरूर हो गए, गायब हो गए, और जब उन्होंने देखा कि उनके पैरोकार जो हैं वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इन्फेक्शन कोरोना लेके जो है वो गली गली घूम रहे हैं, और हुकूमत उनको, सरकार तलाश कर रही है, तो फिर ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे ये लोग कितने किस हद तक सही हैं। क्या अब वक्त आ गया है कि हम खुद ही रिसर्च करें? क्या अब वक्त आ गया है कि अब हम खुद ही तफसीर को खोलें और उसको समझें कि हमें क्या मैसेज मिला था और हम क्या अमल कर रहे हैं, किस तरह से हम इस्लाम के नाम को दागदार कर रहे हैं? इतनी बड़ी रियासत है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जहाँ मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है, और वो उसमें आप लोगों को सही पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। तो ये इसको, इस अलमिये को लेकर आप एक पॉलिटिकल कार्ड अगर खेलेंगे तो आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू वर्क। आई डोंट थिंक कि एंटी सरकार उसको डाल देंगे कि मुसलमान है तो उस पर काम होगा। कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि मुस्लिम कार्ड को एंटी बीजेपी बना के दीगर पावर जो है उसको इस्तेमाल कर रही हैं? हाउ डू यू टेक दैट? जी,
देखिए, जिन लोगों को ये मुस्लिम कार्ड और ये एंटी मुस्लिम लगती है बीजेपी, मैं उन मुस्लिम्स से भी ये पूछना चाहती हूँ कि जब हजरत अली के ऊपर अटैक हुआ था, क्या वहां पे आरएसएस, मोदी और बीजेपी थे? या जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लों को खत्म किया गया, उनको मारा गया, जब नाराए तकबीर का नारा लगा के, वो सब हाजी थे, वो सब बहुत ज्यादा इस्लामिक टाइटल्स लिए हुए लोग थे। तो ये प्लीज ये नैरेटिव मत सेट करिए कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी है या मोदी जी हैं या आरएसएस हैं। मुसलमानों के खिलाफ हमेशा मुसलमान ही खड़ा रहा है, जो मुसलमानों के ढोंगी आशिक हैं वो खड़े रहे हैं, इस्लाम का झूठा झंडा लेके जो फहराते हैं वो खड़े रहे हैं। आप इस्लामिक कंट्रीज में लाके देख लीजिए, जाके देख लीजिए, वहां क्या बीजेपी आरएसएस है? कितनी फिरका परस्ती है, एक फिरका दूसरे फिरके को मार रहा है, कुछ फिरकों को मारना जो है वो वाजिब कत्ल माने जाते हैं कुछ फिरके। तो ये सब कोई हिंदू नेम्स नहीं है जो आप लोगों को मार रहे हैं। ये इस्लाम के अंदर ही इंटरनल क्लैशेस इतने ज्यादा हैं जो हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये लोग जो रहबर बनते हैं, अब जैसे शाहीन बाग में इन लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए औरतों को बैठाया हुआ था, जब कोरोना फैला, जब ये महामारी फैली, तो एक भी उन लोगों का सो कॉल्ड लीडर ना तो उन लोगों को सैनिटाइजर देने के लिए या मास्क देने के लिए या किसी भी तरह की अवेयरनेस देने के लिए वहां पे दूर दूर तक मौजूद नहीं था। और वही मोदी जी जिनको आप गाली दे रहे थे, वो फॉरेन कंट्रीज से, ईरान से और बहुत दूसरी फॉरेन कंट्रीज से प्लेन भर भर के मुसलमानों को लेकर आए हैं कंट्री में वापस, दूसरे पंथों को भी लाए, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, कि नहीं भाई इंडियंस हैं और इस महामारी के दौर में अपने देश में वापस आने चाहिए, सुरक्षित आने चाहिए। ऐसे ये मौलाना शाद इन करोड़ों के बंगलों लेके बैठे हैं, एक पूरी कौम के माथे पे इन्होंने कलंक लगा दिया कि जिस वक्त पूरा देश तो छोड़िए पूरी दुनिया एक साथ खड़े होकर कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त आपने एक कौम को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया कि नहीं ये तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल रैशनल नहीं है, ये तो बिल्कुल पागल रोबोट्स की तरह बिहेव करते हैं, इनसे तो जो चाहे करा लो। ये इमेज मुसलमानों की मौलाना शाद ने बना दी है इस पूरे पैंडेमिक में। एक मैं आपको एग्जांपल तबलीगी जमात का जरूर देना चाहती हूँ अनीस जी, जो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा है। 2018 में यही तबलीगी जमात, इसी तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नाम के शहर में, और यूपी में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, योगी जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। तो बुलंदशहर में तकरीबन 10 लाख के करीब जमाती पूरी दुनिया से, ठीक, जिसको ये लोग एंटी मुस्लिम, एंटी तबलीगी जमात बोल रहे हैं, इन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे, स्पेशल ट्रेन्स चली थी कि जमातियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जुमे वाले दिन नमाज पढ़ने के लिए जगह कम पड़ गई थी, शायद ये लोग जाम में कहीं फंस गए थे, तो हिंदुओं ने शिव मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे इसी तबलीगी जमात के लिए। तो ये लोग कैसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इनका मुंह कैसे बन जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। आज जब आपने गलती नहीं बल्कि गुनाह किया और आपकी गलती को गलती कहा जा रहा है, तो आप फौरन मुस्लिम कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। ये मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है कि जब उनको फैसिलिटीज दी जा रही थी तभी भी यही तबलीगी जमात थी और यही बीजेपी थी। आज वो गुनाह कर रहे हैं तो कम से कम उसको माने, उसको एक्सेप्ट करें। अब चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। तो और पहलू है जो हम अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो ये कि सारे भारतवासी ऐसे नहीं हैं, सारे भारत के मुसलमान ऐसे नहीं हैं। एक बड़ी तादाद, कसीर तादाद, एक साइलेंट मेजॉरिटी भी है जो इन सब बातों को समझती है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाती, क्योंकि आज के दौर में जो दिखता है वही बिकता है। मौलाना साहब जैसे लोग आते हैं और वो उसको बेच के चले जाते हैं अपना चूरन और मंजन, और उसके बाद असल हकीकत लोगों को पता नहीं चलती। क्योंकि बाज़ मीडिया हाउसेस का भी ये कसूर है कि वो गर्मा गर्म सनसनीखेज़ खबरें तो दिखाते हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ नहीं बताते कि लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग कितना, और ख़ास तौर पे अब रमज़ान का महीना आ गया है, उसमें लोग किस हद तक एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट मीडिया हैज़ अ रोल टू प्ले इन क्लियरिंग आउट दिस एयर? जी, देखिए, मीडिया का डेफिनेटली रोल रहता है। हालांकि मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक इसमें नहीं रखती हूँ अनीस जी, क्योंकि मीडिया का रोल मैंने कोरोना पैंडेमिक में दोनों ही तरह देखा। जहां पर मौलाना शाद की करतूतों का पर्दाफाश करना था, वहां पे भी मीडिया ने दिखाया। कुछ ये मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ वीडियोस ऐसी सर्कुलेट हो रही थी जिसमें कि मुस्लिम्स बहुत गलत तरह की हरकतें कर रहे हैं और मतलब जिससे मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ज्यादा इमेज खराब हो रही थी।
तो उन वीडियोस के बारे में, सारी वीडियोस सही नहीं है, कुछ वीडियोस सही हैं, कुछ वीडियोस फेक वीडियोस भी सर्कुलेट हुई हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो पढ़ा लिखा है या जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो चुपचाप सब समझते हैं लेकिन बोलते नहीं है। तो मीडिया ने उन वीडियोस की सच्चाई भी लोगों तक लाए। मैं खुद उन डिबेट्स का हिस्सा बनी हूँ जिसके अंदर कुछ ऐसी वीडियोस को उन्होंने बताया है, मीडिया के कुछ बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने, कि ये वीडियोस सऊदी अरब से या पाकिस्तान से बना बना के वो लोग भेज रहे थे इंडियन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो तभी भी मैंने इंडियन मुस्लिम से यही बोला कि आप देखिए कि ये देश जब आप बदनाम किए जा रहे हैं आप ही के सो कॉल्ड तथाकथित रहबर रहनुमाओं द्वारा, और जिन कंट्रीज से आप अपने आप को कल्चरली जोड़ के चलते हैं, सऊदी अरब, वो आपको बदनाम करने के लिए वीडियोस बना बना के सर्कुलेट कर रही हैं। और यही भारत ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे भी एक्सप्लोर कर रहा है, डेप्थ में जा रहा है कि नहीं, भारतीय मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता। तो उन वीडियोस की सच्चाई मीडिया लेकर आई है। ये मैं शायद और वहाँ पे तो नहीं ये भी है। और दूसरा आपके इल्म में भी होगा कि वो सो कॉल्ड प्रिंस एंड प्रिंसेसेस भी आ गई थी और उनके भी फेक अकाउंट, और उस पर भी अच्छे खासे लाखों करोड़ों रुपया खर्च किए गए थे कैंपेन मिलाइन करने के लिए। फिर वो क्या हुआ कि वो वापस उनको जो है वो उन्हीं के चांद पे थूकने से उन्हीं के मुंह पे आया, और वो क्लियर हो गई कि ये भी एक फ़ेक अकाउंट के ज़रिए एक मिलाइनिंग कैंपेन का किया गया था। तो ये लेकिन जो लोगों के जहनों में बार बार ये बात डालनी होगी, लोगों को जहनों में समझाना होगा कि ये देखें किस तरह से एक ऑर्गेनाइज कैंपेन इस दौर में भी, जबकि लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो कोरोना और कोरोना के इफेक्टिव्स को दे सकें। यहाँ पे लोग मिसाइल और सोशल मीडिया मिसाइल दागने पे जो है वो पैसे लगा रहे हैं। ये भी एक बड़े अफसोस की बात है। जी देखिए अनीस जी, बहुत सारी एंटी नेशनल पावर्स हैं जो हमारे देश से हमारे भारत के खिलाफ खड़ी हुई हैं। उनका पूरा एक नेक्सस है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ जिहादी मानसिकता वाले या एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वाले अलगाववादी लोग ही हैं जो देश के खिलाफ खड़े हैं। लेफ्ट लिबरल्स हैं, एक वामपंथी मानसिकता है, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स हैं, कुछ इंटरनेशनल पावर्स हैं जो हमारे देश की ताकत से डरती हैं, जिन्हें लगता है कि अगर भारत ने अपनी ताकत पहचान ली तो वो विश्वगुरु बन जाएगा। तो और वामपंथी विचारधाराओं वाली कुछ माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, बहुत तरह की ऐसे एक मधुमक्खी का छत्ता है जिससे हम जूझ रहे हैं, जिससे हम लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इंडियन मुस्लिम से और ये अपील करती हूँ कि हम उस बॉक्स से बाहर निकलें। और देखिए, इस्लाम या अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल जो क्रिएटर है, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, वो किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से जुड़ा तो नहीं हो सकता है। उसके लिए तो सारी कंट्रीज, पूरी कायनात सब एक हैं। तो अरब को तो उठा के आप साइड में रख दीजिए। आप अल्लाह को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के जो बेसिक टेनेट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स को मानने वाले, इस भारतीय संस्कृति को मानते हुए भी हो सकते हैं। हमारी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी भारत से जुड़ी है। तो हमें ये सोचते हुए कि हमारी जन्मभूमि के खिलाफ कौन कौन सी ताकतें हैं, अभी हमें बहुत सारी ताकतों से लड़ना है। अभी तो हम सिर्फ अपनी ही इस्लामिक हिस्ट्री ही नहीं जान पाए हैं। अभी तो हमें कोई भी इस्लाम का नाम लाके इमोशनल कर देता है या हमें डरा देता है कि बीजेपी तुम्हारे साथ ये कर देगी, आरएसएस तुम्हारे साथ ये कर देगी। देखिए, राजसत्ता, अनीस जी, हालांकि मैं बीजेपी की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि डेमोक्रेसी में राजसत्ता एक आनी जानी चीज है। ठीक है, कोई भी पार्टी आज है कल नहीं है, लेकिन समाज सत्ता में बहुत ताकत होती है। हमें समाज को बंटने नहीं देना है। जो हमारी एक साझा संस्कृति है, हमारी जो सनातनी परंपराएं हैं, ज्ञान परंपराएं हैं, जिसमें सभी फेथ्स को सम्मान दिया जाता है, हमें उसको समझना है और उससे जुड़ के चलना है। अपने अपने पंथ को मानते हुए, अपने कल्चर से, अपने ज्योग्राफिकल जिस लोकेशन में हम पैदा हुए हैं, उससे वफादारी हमें अपनी रखनी है। तभी हम सही मायने में सच्चे भारतीय कहलाएंगे और सच्चे मुसलमान कहलाएंगे। घंटी आइकन दबाइए और एपिक पाकिस्तान की अपडेट पाइए।